हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेजिस और पॉलिस में। आज पढ़ेंगे पॉल साइंस का 9th चैप्टर। 8th चैप्टर तक हमने वीडियोस बनाए हैं और आपको अच्छे भी लगे हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी करके बताया है। 9th चैप्टर है जुडिशरी इन इंडिया, भारत में न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या होती है? न्यायपालिका वो अंग है जो न्याय करती है। मतलब अगर न्यायपालिका नहीं होती तो कानून बनाने वाले और कानून चलाने वाले ऑलमोस्ट ये दोनों एक ही होते हैं। जैसे मोदी जी संसद में बैठते हैं तो कानून बनाते हैं, और अगर प्रधानमंत्री की गद्दी पे बैठते हैं तो कानून चलाते हैं या पालन करवाते हैं। लेकिन अगर वो कानून गलत है तो ये तय कौन करेगा कि वो कानून गलत है, असंवैधानिक है, प्रकृति के खिलाफ है? ये कौन तय करेगा कि वो कानून सही नहीं है? वो तय करेगा न्यायपालिका। लॉर्ड ब्राइस ने कहा था कि अगर न्याय का दीपक अंधेरे में बुझ जाए तो वो अंधेरा बहुत घना होगा। अगर आज न्यायपालिका नहीं हो, आप न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स को छोड़ दें और समझें कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो आप सोचें कि भारत में क्या डेमोक्रेसी होगी? अगर भारत को डेमोक्रेटिक देश बनाए रखना है तो ये जुडिशरी भी बनी रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, लोक अदालत, अलग अलग ट्राइब्यूनल्स, ये सब जुडिशरी के अंग हैं और ये मदद करते हैं आपको एक न्यायिक व्यवस्था बनाए रखने में, ताकि एक अंग कानून बनाए, एक अंग कानून को लागू करे, और इन दोनों में अगर कोई कमियां रह जाएं, त्रुटि रह जाए, या अपना पावर अगर एक्सेस यूज़ करें तो उनको रोके कौन? जुडिशरी। जुडिशरी वो काम करता है कि अगर पुलिस एफआईआर न ले तो एफआईआर लेने पे मजबूर करे। अगर पुलिस किसी को अरेस्ट ना करे तो जुडिशरी मदद करता है कि उस पर्सन को अरेस्ट किया जाए। तो जुडिशरी इन सारे कामों में मदद करता है। अगर एक भड़ैता टेनेंट घर ना छोड़े तो आप अपनी गुहार लेके कहाँ जाते हैं? कोर्ट के पास, जुडिशरी के पास। तो जुडिशरी मदद करता है कि आप जो घर के मालिक हैं, घर तो आपका है तो आपका उसके ऊपर अधिकार है, और टेनेंट को भगाने में मदद करता है कौन? जुडिशरी, पुलिस की मदद से। जज तो खुद नहीं जाएंगे उस इंसान को निकालने, तो पुलिस एज एग्जीक्यूटिव जज के हाथ में एक हथियार के रूप में काम करते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं जुडिशरी के बारे में। जुडिशरी में 3 अंग है, मतलब जुडिशरी सिस्टम जो है हमारा वो इंटीग्रेटेड है। भारत में सबसे उच्चतम न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, उनके नीचे हैं हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स अभी 24 हाई कोर्ट्स हैं भारत में, अलग अलग राज्यों में। किसी 2 राज्यों के लिए भी एक हाई कोर्ट होता है। जैसे अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट है। अगर वहाँ से कोई अपील का मामला आता है तो वो कलकत्ता हाई कोर्ट में होता है। और उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट, ये अलग अलग प्रकार के कोर्ट्स होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है सिविल कोर्ट होता है, क्रिमिनल कोर्ट होता है, और इनके अलावा ट्राइब्यूनल्स होते हैं। ट्राइब्यूनल्स जैसे कंज्यूमर कोर्ट, अगर आप एक उपभोक्ता हैं, आपने फ़ोन ख़रीदा है और आपका फ़ोन ख़राब निकल जाए तो आप एक सिविल कोर्ट नहीं जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे? एक कंज्यूमर कोर्ट जाएंगे। अगर रेलवे आपकी प्रॉपर्टी हड़प ले, अगर रेलवे मतलब रेलवे में कोई हादसा हो और आपको पैसा ना मिले तो ये मामला कहाँ जाएगा? रेलवे कोर्ट में। आर्मी के लिए भी एक अलग कोर्ट होता है, आर्मी कोर्ट। जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके लिए एक सेपरेट कोर्ट बनाया गया है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ये सब कोर्ट्स की श्रेणी में आते हैं। तो कैसे? सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट्स, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, और उसी के पासापासी आसपास अलग अलग ट्राइब्यूनल्स भी आते हैं। तभी ये पूरे भारत का जुडिशियल सिस्टम बनता है। तो चले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट भारत का सबसे उच्चतम न्यायालय है। मतलब अगर आप एक लोअर कोर्ट से अपना मामला शुरू करते हैं, अपना केस शुरू करते हैं एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या एक मजिस्ट्रेट कोर्ट में, तो वो आपकी अगर दौड़, अगर आप उस केस को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाना चाहते हैं तो सबसे ऊपर तक वो जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट तक। भारत का सुप्रीम कोर्ट ही एपेक्स कोर्ट भी कहलाता है, एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। इसमें 2 तरह के मामले जाते हैं। एक अपील करते हुए आप जा सकते हैं, जैसे आप अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हार गए तो हाई कोर्ट जाएँ, हाई कोर्ट में हार गए तो सुप्रीम कोर्ट जाएँ। और आर्टिकल 32 के अनुसार अगर आपका फंडामेंटल राइट्स टूटता है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को किसी ने छीन लिया है, तब भी आप अपने सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का और भी काम है।
सुप्रीम कोर्ट ही बताता है, असली व्याख्या करता है कि संविधान में जो ये शब्द लिखा है इसकी मायने क्या है, संविधान के इन शब्दों का क्या मायने हैं, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही समझा सकता है। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन भी कहलाता है। कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना, अगर कोई सरकार, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट कोई कोशिश करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जाए, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की प्राइमरी ड्यूटी ये है, कि सुप्रीम कोर्ट उसको बाधा दे और कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को न चेंज होने दे। तो चलें बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के कंपोजिशन के बारे में। सुप्रीम कोर्ट में 31 जस्टिस होते हैं। एक चीफ जस्टिस होते हैं जिनका नाम है एस ए बोबड़े, शरद आनंद बोबड़े। इनके अलावा और 30 जस्टिस होते हैं। ये 31 जस्टिस मिलके भारत के सबसे उच्चतम न्यायालय को चलाते हैं। फिर बात करते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बनने की योग्यताएं क्या हैं। अगर आप भारत के सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनना चाहते हैं तो आपकी योग्यताएं ये हैं कि आप भारत के नागरिक हों, आपकी उम्र 35 साल हो, आप लगभग 5 साल तक किसी एक हाई कोर्ट के, कम से कम 2 हाई कोर्ट्स के जज रहे हों, या 10 साल तक किसी 2 हाई कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते रहे हों। अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर इन न्यायाधीशों का अपॉइंटमेंट कौन करता है। इनका अपॉइंटमेंट करते हैं राष्ट्रपति। किसकी सलाह पे? मंत्रिमंडल परिषद एक ग्रुप होता है जिसका इलेक्टोरल कॉलेज जैसा एक ग्रुप होता है। जैसे राष्ट्रपति के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, वैसे ही एक बॉडी होती है जो नाम नॉमिनेट करती है कि इस इंसान को अब जस्टिस बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। ये लगभग 2 हाई कोर्ट्स में जजेस रह चुके हैं, या फिर 10 साल से ज़्यादा की प्रैक्टिस है इनकी 2 हाई कोर्ट्स में। तो ऐसा एक बॉडी है जो कि नाम सजेस्ट करता है और राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं। अब इस बात को भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं हमारे जजेस घूसखोर ना हो जाएं, करप्ट ना हो जाएं। इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी उम्र आयु बढ़ा दी गई है, 65 ईयर्स तक है। उनको एक अच्छी सैलरी मिलती है, एक अच्छा सारा डिकोरम मिलता है, गाड़ी मिलती है, घर मिलता है, ये सब कुछ दिया जाता है ताकि वो एक ईमानदारी से, वो पैसे के लालच में कोई गलत फैसला न ले। तो अगर कोई इंसान सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या जस्टिस बन चुका है तो क्या उसे उसके पोस्ट से हटाया जा सकता है? हाँ सर, हटाया जा सकता है। उसको भी इम्पीच किया जा सकता है, जैसा कि राष्ट्रपति को किया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा में यह प्रस्ताव लाया जा सकता है कि इस इंसान के ऊपर आरोप है कि वो घुसखोर है, या फिर अलग अलग जो भी आरोप हो संगीन, उसके ऊपर दोनों सदनों में बहस होंगे और उसके बाद तय किया जाएगा। अगर ये प्रमाणित हो कि हाँ इसकी जो आरोप लगे हैं वो सही हैं, तो हटाया भी जा सकता है। लेकिन आज तक भारत में किसी भी जज को, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को ऐसा इम्पीच नहीं किया गया है, महाभियोग नहीं चलाया गया है। महाभियोग चलाए बहुत लोगों पे गए हैं, लेकिन महाभियोग के जरिए हटाया किसी को अभी तक नहीं गया है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस की। तो सुप्रीम कोर्ट का पहला फंक्शन है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अगर किसी 2 राज्यों के बीच समस्या आ जाए, जैसे तेलंगाना और हैदराबाद को एक नदी को लेकर झगड़ा चल रहा था, अगर किसी 2 राज्यों के बीच अगर झगड़ा हो, या फिर केंद्र और राज्यों के बीच झगड़ा हो, तो आखिर कौन सुलझाएगा? वो मामले सुलझाता है सुप्रीम कोर्ट। अगर 2 राज्यों और केंद्र और राज्यों के बीच झगड़ा होता है तो ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है। ये क्षेत्र अधिकार, प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार में आता है, जो मामले सीधा सुप्रीम कोर्ट ही सुनता है। इसके बाद है एपिलेट जुरिस्डिक्शन, मतलब अपीलीय क्षेत्र अधिकार। अपीलीय क्षेत्र अधिकार क्या होता है? जैसे एक सबसे निचला मामला, जैसे मान लो आपके ऊपर मर्डर का आरोप है, लेकिन आपने मर्डर किया ही नहीं, तो मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सुना है कि आपने मर्डर किया है, सेशन कोर्ट ने भी कंफर्म किया कि आपने मर्डर किया है, फिर भी आपको लग रहा है कि आप निर्दोष साबित होंगे कभी ना कभी, तो आपने हाई कोर्ट अपील किया। देखें, अपील किया तो एपिलेट जुरिस्डिक्शन। आप फिर हाई कोर्ट ने भी कंफर्म किया कि हाँ आपने मर्डर किया है, फिर भी अभी आपको लगता है कि नहीं आपने मर्डर नहीं किया था और ये कभी ना कभी साबित होगा, फिर आप फिर अपील करते हैं और ये अपील कहाँ जाएगी? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट के पास एपिलेट क्षेत्र अधिकार है, मतलब जितने मामले अपील के जरिए जाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी मतलब सलाह वाले क्षेत्र अधिकार। तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो एक सलाहकार के रूप में काम करते हैं। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। अगर राष्ट्रपति किसी मुद्दे पे कंफ्यूज है, उनको उस बारे में पता नहीं है, जानकारी नहीं है,
तो उनको सलाह लेने पड़ेगा। किससे? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। वो सलाह देंगे कि सर आप इस मुद्दे पे इस तरीके से सोच सकते हैं या ऐसा कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति इनकी बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब बात करते हैं रिविजनल जुरिस्डिक्शन के बारे में। रिविजनल जुरिस्डिक्शन क्या होता है? रिवीजन करने का भी पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। अगर मान लें कि एक हाई कोर्ट में आप मामला कर रहे हैं, आप अपना मामला हाई कोर्ट में चला रहे हैं, आपने कुछ डॉक्यूमेंट पेश किया हाई कोर्ट के सामने, बेंच के सामने, आपने अपना सबमिशन भी रखा, अपनी बातें रखी, लेकिन जब आपने ऑर्डर देखा तो देखा कि उसमें ऐसी कोई भी बातें कही नहीं गई हैं कि अमित सिंह खड़े थे, ये डॉक्यूमेंट जमा किए, इन्होंने ये बात कही थी, ऐसी बातें नहीं थी और ऐसी बातें लिखी भी नहीं गई। तो आप इस ऑर्डर का रिवीजन कहाँ कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। आप इस ऑर्डर को चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसका बाद जो फंक्शन है वो कहलाता है अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में काम करता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट एक एपेक्स कोर्ट है, जो भी जजमेंट सुनाता है वो बाध्य है पूरे देश के जुडिशरी सिस्टम पे लागू होगा और सभी लोग मानेंगे उसको। ठीक सेम उसी प्रकार ये हर रिकॉर्ड्स को अपने पास रखता है, सबको लिखता है, सबका कोटिंग होता है, रिपोर्टिंग होता है, उनको नोट करके रखा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट को एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जैसे आपके 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिनमें से 5 आपके फंडामेंटल राइट्स हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं। तो आपके अधिकारों को बचाएगा कौन? आपके अधिकारों को बचाएगा सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई आला अफसर आपका कंप्लेन ना ले, अगर कोई आप IAS का एग्ज़ाम पास कर चुके हैं और गद्दी पे जब बैठने गए पता चला कोई और बैठा हुआ है और आपकी नौकरी खा गया, तो आप इन सारे मुद्दों को उठा के सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 में। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट आपके अधिकारों को बचाएगा। सुप्रीम कोर्ट का एक और फंक्शन है, सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है? संविधान की व्याख्या करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संविधान में ये जो शब्द लिखा है इसका मीनिंग ये है, तो उसका मीनिंग वही समझना है। अगर आप खुद से व्याख्या करेंगे तो वो मानी नहीं जाएगी। सुप्रीम कोर्ट जो व्याख्या करके देगा वही व्याख्या हर कोर्ट्स को मानना होगा। मतलब संविधान की व्याख्या करने का अधिकार न ही प्रधानमंत्री के पास है और न ही राष्ट्रपति के पास, ये सुप्रीम कोर्ट के पास है। चलो अब बात करते हैं हाई कोर्ट्स के बारे में। भारत में 24 हाई कोर्ट्स हैं। आर्टिकल 214 कहता है कि हर राज्य में एक हाई कोर्ट होना चाहिए। वहीं आर्टिकल 231 पावर देता है कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो किसी 2 राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट भी निर्वाचित किया जा सकता है, जैसा कि गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट असम के अलावा त्रिपुरा के भी मामले देखता है। तो अब बात करते हैं कि हाई कोर्ट्स में कितने जजेस होते हैं। तो हर हाई कोर्ट का अलग अलग कंपोजिशन है। हर हाई कोर्ट में एक बराबर जजेस नहीं होते हैं। जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट में 72 जजेस हैं, लेकिन अभी हैं कितने? 38 या 39 कार्यरत हैं जो काम कर रहे हैं। बाकी सारी सीट अभी वैकेंसी है, क्योंकि अपॉइंटमेंट जो होता है वो प्रेसिडेंट के चाहने पे होता है। प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ और वहाँ के गवर्नर के साथ। तो प्रेसिडेंट की इच्छा पर और चीफ जस्टिस के सलाह पर गवर्नर निर्वाचित करते हैं किसी जस्टिस को। हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा होता है, लेकिन इच्छा किसकी होती है? राष्ट्रपति की इच्छा होती है। किसकी सलाह पर? उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सलाह पर होती है। अब बात करते हैं हाई कोर्ट के जज बनने के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए आपकी उम्र कम से कम मतलब 62 से कम होनी चाहिए और आप भारत के किसी भी हाई कोर्ट्स में कम से कम 10 साल के प्रैक्टिशनर होने चाहिए। किसी एक हाई कोर्ट या कम से कम 2 हाई कोर्ट्स में भी आप 10 साल के प्रैक्टिशनर से ऊपर होने चाहिए, तो आप हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं। आपको हाई कोर्ट के जजेस को भी एक अच्छी खासी सैलरी मिलती है। इनको भी हटाने का तरीका सेम वैसा ही है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए था। इम्पीचमेंट के पद्धति से ही हटाया जा सकता है। इनके पावर्स भी, हाई कोर्ट के जजेस का पावर्स भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पावर्स की तरह ही सेम है, आसपास। इनका भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में किसी 2 राज्यों का अगर समस्या हो तो वो उनके ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है। वैसे ही हाई कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अगर कोई मनी सूट है,
कोई सिविल सूट है जिसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है। अब बात करते हैं एपेलेट जुरिस्डिक्शन। एपेलेट जुरिस्डिक्शन, अगर आप लोअर कोर्ट में हार चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी हार चुके हैं, तो अब ये आपका मामला कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट में जाएगा। तो अपील के माध्यम से आपका मामला हाई कोर्ट तक जा रहा है, इसलिए इस पावर को कहते हैं एपेलेट जुरिस्डिक्शन। जैसा हम जानते हैं कि आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट एक प्रोटेक्टर के रूप में काम करता है, ठीक उसी प्रकार आर्टिकल 226 के अनुसार हाई कोर्ट्स भी प्रोटेक्टर के रूप में काम करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए। तो जो कदम सुप्रीम कोर्ट उठा सकता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो रिट्स जारी कर सकता है, वो सारे पावर्स हाई कोर्ट्स को भी दिए गए हैं आर्टिकल 226 के अनुसार, अनुच्छेद 226 के अनुसार। अब बात करते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में एक सिविल कोर्ट होता है, एक क्रिमिनल कोर्ट होता है। सिविल कोर्ट में जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स में मेट्रोपॉलिटन कोर्ट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट सबसे निचला कोर्ट होता है। अगर आपको पकड़ा जाएगा तो अगर आप शहर इलाके में नहीं रहते हैं तो आपको मैजिस्ट्रेट कोर्ट लेके जाया जाएगा 24 घंटे के अंदर। आपका बेल या बेल ना मिलना, ये सब मैजिस्ट्रेट कोर्ट के ही तहत होगा। मैजिस्ट्रेट कोर्ट के ऊपर होता है चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट। उसके ऊपर होता है सेशंस जज। ये क्रिमिनल पद्धति है, मतलब अगर आपने क्राइम किया है तो आपको पहले मैजिस्ट्रेट कोर्ट लेके जाया जाएगा, वहाँ से आप सेशन तक जा सकते हैं, फिर हाई कोर्ट में जा सकते हैं। सेम उसी प्रकार अगर आप सिविल कोर्ट में जाते हैं तो आप किसी सिविल जज के यहाँ जाएंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जाएंगे, फिर हाई कोर्ट के पास जाएंगे। तो यहाँ पे अलग अलग पद्धति के अनुसार हमारे कोर्ट्स बनाए गए हैं, इनके भी पावर सीमित किए गए हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे टाइप के कोर्ट्स बनाए गए हैं, जैसे कंज्यूमर कोर्ट। कंज्यूमर कोर्ट में भी 3 प्रकार के कोर्ट्स होते हैं। सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम, उससे ऊपर स्टेट कमीशन, उससे ऊपर नेशनल कमीशन। अगर आपने कोई गाड़ी खरीदी है जिसकी कीमत 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ तक है और आपको उसमें नुकसान हुआ है, और जो कंपनी है वो आपको बदल के नहीं दे रही है, या आपने मोबाइल ख़रीदा है उसमें नुकसान हुआ और कंपनी उसको एक्सचेंज नहीं करके दे रही है, तो आप उसके कंप्लेन कर सकते हैं। कहाँ? डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में आप उसका कंप्लेन कर सकते हैं 1 करोड़ तक। लेकिन अगर आपका नुकसान 1 करोड़ से अधिक है, 10 करोड़ तक है, तो आप उसके मामले कहाँ फाइल कर सकते हैं? आप उसके मामले स्टेट कमीशन में फाइल कर सकते हैं। और अगर आपका कंप्लेन 10 करोड़ से ऊपर है तो आप नेशनल कमीशन तक भी जा सकते हैं, जिस तहत हम देखते हैं जागो ग्राहक जागो। तो ये एक अलग सेट का कोर्ट है। ये कोर्ट क्या होता है? ये कोर्ट, अगर आप कंज्यूमर हैं, आपने कुछ खरीदा है, आप ठगे गए हैं, तो आप इन कोर्ट में जा सकते हैं। एक और प्रकार का कोर्ट होता है जिसको कहते हैं लोक अदालत, मतलब लोगों का अदालत। तो ये एक छोटा मोटा कोर्ट है, ये कोई कोर्ट नहीं है। इसमें अपॉइंट किए जाते हैं जजेस, जिनका काम होता है कि एक सॉल्यूशन कराना, एक सॉल्यूशन लाना दोनों पार्टी के बीच, एक मीडिएशन। जैसे एक हस्बैंड और वाइफ के बीच झगड़ा चल रहा है, तो हो सकता है कि मैं अगर काउंसलिंग करूं, दोनों को समझाऊं, तो शायद दोनों डिवोर्स ना ले, शायद दोनों समझ जाए। तो ये लोक अदालत एक आर्बिट्रेशन का काम करता है, एक समझाने जैसा काम करता है। अगर आपने पुलिस का फ़ाइन खाया है और आपके बहुत सारे फ़ाइन जमा हो चुके हैं, तो वो फ़ाइन भी आप लोक अदालत जैसे कोर्ट्स में ही जमा कर सकते हैं। तो यहाँ लोक अदालत, सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स, मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स, कंज्यूमर कोर्ट, ऐसे बहुत सारे प्रकार के कोर्ट्स हैं जो न्यायिक सिस्टम में अपना अपना रोल निभाते हैं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट होने से भारत की न्यायिक व्यवस्था अच्छी नहीं हो जाएगी। इतने सारे कोर्ट्स अपना अपना काम परफॉर्म करते हैं, तभी न्यायिक पद्धति अच्छी चल रही है, न्यायिक सिस्टम अच्छा चल रहा है। इसी प्रकार और भी कोर्ट्स होते हैं, जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, वर्कमैन कंपनसेशन कोर्ट। अगर आप कहीं मजदूर हैं और आपको आपकी सैलरी नहीं मिल रही है, या आप उसके काम करते वक्त आपका देहांत हो गया था, अगर आप कहीं एम्प्लॉई हैं और एम्प्लॉई का जो पीएफ होता है वो पैसा नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए एम्प्लॉयज़ कोर्ट्स भी बनाए गए हैं। आप वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयर के खिलाफ कि एम्प्लॉयर, मालिक काम तो कराता है लेकिन हमारे पीएफ खुद खा जाता है। मतलब हर एम्प्लॉय का एक पीएफ कटता है जो एम्प्लॉयर के पास रहता है, मालिक के पास। अब अगर मालिक वो खुद सब खा जाए
तो आप कहीं तो केस कर पाएंगे। तो ऐसे हर मुद्दे पे अलग अलग कोर्ट्स बनाए गए हैं ताकि जो न्यायिक सिस्टम है, जो ये न्यायिक पद्धति है, ये अच्छे से चले और हमें एक अच्छा न्याय मिले। और जो भी कानून बनाए जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा और हमारे पुलिस प्रशासन के द्वारा चलाए जाते हैं, अगर इन दोनों में कोई कमी रह जाए तो उसे कौन दूर करेगा? उसे एक जुडिशियल सिस्टम, क्लीन जुडिशियल सिस्टम ही दूर करेगा। इसीलिए सरकार हमेशा जजेस की सैलरी एक बहुत अच्छी हैंडसम सैलरी देती है ताकि कोई जज बेईमान ना हो और अपना जो फैसला हो वो निष्पक्ष रूप से सुना सके और जनता की लिए काम कर सके, जनता की भलाई करे। क्योंकि आज भी जब हम झगड़ा करते हैं तो कहीं ना कहीं हम कोर्ट्स की तरफ ही देखते हैं कि हमें न्याय मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू।